आज हम देख रहे हैं कि एहतजाज शुरू हो गया है। इन्होंने सिंध असेंबली के हवाले से एहतजाज किया है। इससे तो फिर आगे हम देखेंगे जो सियासत है या पार्लियामेंट है वो तो सही तरीके से चल नहीं पाएगी इस तरह। इस तरीके से कभी भी लोग जो है ना वो खुश नहीं होंगे और जब आप उनको इंसाफ नहीं देंगे तो वो गुस्सा नफरत में बदल जाएगा। ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है, एहतजाज है, अभी इलेक्शन कमीशन में जाना, ट्रिब्यूनल्स है, तो ये मामला इस तरह लटकता रहेगा, इसका कोई हल है? फॉर्म 45 जो है वो एक बहुत बड़ा सबूत है। ये यकीन है कि इंसाफ इसमें मिलेगा। नजम सेठी साहब ने कहा है, उनकी चिड़िया के मुताबिक कहते हैं, वरना मैं चिड़िया को मार दूंगा अगर ये खबर सही ना हुई। तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करेगी सदारती इंतखाब के फौरन बाद, शायद 1 महीना लगेगा इसमें। क्या कोई पीपल्स पार्टी में ऐसी डिस्कशन है? नहीं, ये तो एक ख्वाहिश को खबर बनाना है। IMF के बगैर तो मामला चल ही नहीं सकते और आपकी जमात पर तो शदीद तनकीद हो रही है कि आपने क्यों खत लिखने का कहा। इनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी क्लैश कर रही है। अब ये क्लैश करने वाली दो आइडियोलॉजीज मिल के मुल्क कैसे चला सकती हैं? शेर हसन मरवत साहब ने कहा है कि ये भी जरदारी साहब की तरफ से था कि तहरीक इंसाफ के लिए कि आधा वक्त हम, तो ऐसी कोई ऑफर गई थी? नहीं, हम तहरीक इंसाफ को वेलकम करेंगे। किसी भी वक्त अगर बातचीत करनी है। कोई सहूलत नहीं है, कोई नरमी नहीं है 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए, और अब भी इसको जारी रखा जाएगा। जो नून लीग में खदशात थे कि शायद कोई रास्ता बन रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी शख्स ने 9 मई में कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जो उसको नहीं पहुंचाना चाहिए था और उसके ऊपर हार्ड एविडेंस है, ऐसा एविडेंस जो इररिप्यूटेबल हो, तो फिर आप उसको जरूर सजा दें। 9 मई के वाक़े के नाम पे बाज लोगों को जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी उतना ही गलत है जितना 9 मई का वाक़या गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज हम देख रहे हैं कि एहतजाज शुरू हो गया है और 4 जमातें, जिनमें जमात इस्लाम है, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है और GDA, इन्होंने सिंध असेंबली के हवाले से, इजलास के हवाले से एहतजाज किया है। तो सर, ऐसे लग रहा है इससे तो फिर आगे हम देखेंगे जो सियासत है या पार्लियामेंट है वो तो सही तरीके से चल नहीं पाएगी इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है उसामा साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों में से 2 भाई या 1 भाई होता है वो बाकी लोगों के हिस्सा हड़प कर जाता है। अब उसको आप मुझे एक बात बताएं, आप मेरे छोटे भाइयों में आपका हिस्सा हड़प कर जाऊं और फिर मैं आपको कहूं कि चलो आओ मिल बैठ के ज़रा डिनर कर लेते हैं, आप मेरे साथ खाना खाओगे? आप कभी नहीं खाओगे। आप कहोगे भाईजान पहले मुझको मेरा हिस्सा दे दो जो आपने वो किया हुआ है, लिया हुआ है। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पॉलिटिकली सीनियर पार्टीज हैं। इन लोगों ने किसी ने किसी का इन लोगों ने हिस्सा हड़प किया हुआ है। हड़प इस लिहाज से किया हुआ है कि हमारा ख्याल है कि जो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो मैंडेट आया है वो मैंडेट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेनली था। अब उसमें ठीक है, सिंध के इंटीरियर में आई एम श्योर के PTI का वो पीपल्स पार्टी का फिर भी होगा, लेकिन कराची में डेफिनेटली हमारा था। MQM को किसी जगह पे भी, किसी भी हल्के में भी 7-8 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पड़े जो हमारे फॉर्म 45 के तहत हैं। और जो हमारे फॉर्म 45 के तहत हैं वही जमात इस्लामी के फॉर्म 45 के तहत हैं, वही JUI या इंडिपेंडेंट, उनके भी फॉर्म 45 वही बता रहे हैं जो हमारे फॉर्म 45 बता रहे हैं। तो अगर उनके अपने कोई फॉर्म 45 हैं जो उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, तो वो भी लाके अवाम को बता दें, हम भी लाके अवाम को बता देते और वो कर ले। अगर आप इस तरीके से लोगों का हक मारेंगे और लोगों का क्या, अगर आप अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ये समझते हैं कि सारे लोग हर वक्त खामोश रहेंगे और ये चीज होती जाएगी, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत गलत सोच है और उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हम ऑलरेडी हम लोगों ने बड़ा सफर किया है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बाकी इदारे भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी हमें हमारा हक नहीं दिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2019 में KP जब मर्ज हुआ था फाटा के साथ, तो फाटा के 3 इंडिपेंडेंट लोगों ने मिल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी
केपी में, उसको नाम दिया था बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्वेटा बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, केपी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने बना दिया था। कोई लिस्ट नहीं दी थी, कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन उनको एक जो रिजर्व सीट थी वो मिल गई थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिजर्व सीट नहीं दे रहे। अब अगर वो सिर्फ ये नहीं दे रहे कि आप लोगों ने कोई जमा नहीं कराई थी लिस्ट, तो ये टोटल हमारे पास इसमें प्रेसिडेंस भी है, हमारे पास हमारा हक भी बनता है, सारे चीज करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन को के ऊपर प्रेफरेंस करने की दे रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों में ये प्रोसीजर और क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट वगैरह, वो सारे इसी तरह हुए थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके आपने एक्ट बनाया, या एक्ट को वैलिडेट करके आपने रूल्स बनाए, और आप उस चीज पे सारे काम कर रहे हैं। तो ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कभी भी लोग जो है ना वो खुश नहीं होंगे, और जब आप उनको इंसाफ नहीं देंगे तो वो गुस्सा नफरत में बदल जाएगा। अच्छा ताज हैदर साहब, आपके नजदीक इसका हल क्या है? अब ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है, एहतजाज है, अभी इलेक्शन कमीशन में जाना, ट्रिब्यूनल्स है, तो ये मामला इस तरह लटकता रहेगा, इसका कोई हल है? देखिए, हमने पोलिंग के दिन 8 फरवरी को हमारे सेंट्रल इलेक्शन सेल ने कोई 60 के करीब शिकायतें सबूत के साथ वो इलेक्शन कमीशन को भेजी, और इस वक्त भी हमारी पिटीशंस सबूत के साथ वो इलेक्शन कमीशन में हैं। बड़ी बात यह है कि फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन की जान है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि बीबी साहिबा का ये मुतालबा रहा था कि जो इलेक्शन की जो वोट्स पड़े हैं उनकी काउंटिंग पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए, पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में होनी चाहिए, और जो रिजल्ट है वो पोलिंग स्टेशन का वो न सिर्फ वहाँ पे आवेजा किया जाए पोलिंग स्टेशन पे नुमाया जगह में, बल्कि उस रिजल्ट की कॉपी हर पोलिंग एजेंट को दी जाए। मैं जो तरमीम इसमें करना चाह रहा था, हमारी पार्टी जो कर रही थी, और वो ये थी कि व्हाट्सएप ग्रुप तमाम कैंडिडेट का बना के फॉर्म 45 जैसे ही साइन हो, तो जैसे रिटर्निंग ऑफिसर को आप भेजते हैं ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को भेज दिए, ताकि मजीद शफाफियत इसमें पैदा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी फॉर्म 45 जो है वो एक बहुत बड़ा सबूत है, और जैसा कि सेनेटर साहब कह रहे हैं कि उनके पास जो फॉर्म 45 हैं और दूसरी जमातों के पास जो है वो यकसां हैं, तो ये बहुत बड़ा सबूत बन जाता है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल जैसे हम गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन लेके, उसके बाद ट्राइब्यूनल का मरहला है, हाई कोर्ट का मरहला है, तो ये यकीन है कि इंसाफ इसमें मिलेगा, और यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और इस वक्त जो दो बड़े रहनुमा हैं, अली जफर साहब और गौहर खान साहब तहरीक इंसाफ के, वो बहुत बड़े कानूनदान हैं, और मेरे ख्याल से वो अपने मौक़िफ़ को बड़ी वजाहत के साथ हर लेवल पे रख सकते। अच्छा सर, ये ताज साहब ये फरमाइएगा कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि उनकी चिड़िया के मुताबिक, कहते हैं वरना मैं चिड़िया को मार दूंगा अगर ये खबर सही ना हुई। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करेगी सदारती इंतखाब के फौरन बाद, शायद 1 महीना लगेगा इसमें, और वो काबीना का हिस्सा होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या कोई पीपल्स पार्टी में ऐसी डिस्कशन है? नहीं, ये तो एक ख्वाहिश को खबर बनाना है। हमने बड़े सोच समझ के 2 दिन हमारी इस पर गुफ्तगू हुई सेंट्रल कमेटी की, और उसके बाद हम इस मुत्तफ़िका फैसले पे पहुंचे कि हम सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि मुल्क को एक हुकूमत की जरूरत है, लेकिन हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये कि जो हमारे माशी नजरियात हैं वो मुस्लिम लीग के माशी नजरियात से मुख्तलिफ हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मुतसादिम है। प्राइवेटाइजेशन पे देख लीजिए, जो IMF के उस पे है, जो कर्ज लेने पे है, हम ये कर्ज वाली मईशत खत्म करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पांवों पे खड़ा हो, और इस मकसद के लिए हमने 10 पॉइंट दिए थे 27 दिसंबर को। फिर हमारा मंशूर है, तो जिस मंशूर उन्होंने हमें वोट दिए, हम पार्लियामेंट बैठ के उस मंशूर की पैरवी करना चाहते हैं।
ठीक है। अब सेनेटर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, जो बात ताज हैदर साहब फरमा रहे हैं, इससे तो लगता है कि शायद कहीं मुश्किल हो जाए आगे चल के बजट पास करवाना भी, क्योंकि आईएमएफ के बगैर तो मामला चल ही नहीं सकते। और आपकी जमात पर तो शदीद तनकीद हो रही है कि आपने क्यों खत लिखने का कहा। अभी तक उस खत का भी वैसे समझ नहीं आ सकी कि वो गया है नहीं गया, वो भी बीच में ही है बात। नहीं, आईएमएफ से हम काफी नुकसान उठा चुके हैं। अच्छा, दो सर, हुकूमतें थी। ताज हैदर साहब, माजरत में एक सेनेटर हुकूमत आईएमएफ के अंदर गई, दूसरी हुकूमत जो थी उसने उसी प्रोग्राम को चलाया और हमारे अवाम जो है वो कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के जाल में फंस चुके हैं। और आईएमएफ जहां भी गया है वहां अवाम के लिए गुर्बत हुई है, क्योंकि वो बैंकर्स हैं, उनको ताज सिर्फ साहब, अगर आप इजाजत दें, हुमायूं मोहम्मद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, सुन रहा हूँ जी। जी, जी, सर, एक सवाल आपसे सर। अच्छा, इस तरह है, देखिए मैं आपको एक दो चीज़ पहले मैं एक सिंपल मिसाल के लिहाज से करता हूँ। आप सोचिए कि पाकिस्तान जो है ना, इसका पहले हम ये वो देख लें कि इसका ओनर कौन है, पाकिस्तान का ओनर कौन है। पाकिस्तान की ओनर जो है पाकिस्तान की अवाम है, ठीक है? अब पाकिस्तान की अवाम है और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन्होंने मैंडेट दिया है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, ठीक है? अब फर्ज करें उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ओसामा को बनाया है, लेकिन हुमायूं ने जाके ओसामा की बजाय हुमायूं जाके उनसे डील कर रहा है, ठीक है? अब आप मुझे बात बताएं कि अगर आपकी एक कंपनी हो जिसके आप मालिक हो और आपका मैं रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब ताज हैदर साहब को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बकौल आपके, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे जाके और मैं किसी के साथ फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स करता हूं जो कि आपने पे करने हैं, अवाम ने पे करने हैं। ये लोग नहीं पे करेंगे। ये जो टॉप वाली लीडरशिप है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये नहीं पे करेगी, अवाम पे करेगी, ठीक है? तो आप मुझे बात बताएं, आप क्या मुझे इजाजत दोगे कि मैं उस कंपनी के साथ बात कर लूं, या उस कंपनी को कहोगे नहीं कि यार ये हमारा जो है, ये बंदा जो है ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है? ये मिसाल है। अब आ जाते हैं हम उस पे। इस वक्त एज ऑफ नाउ जो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात सामने आई है। लेटर का क्या मतन था वो अभी तक सामने नहीं आया, तो उसके ऊपर एक मफरूजे की बेसिस पे बात करना मैं समझता हूं इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन इन प्रिंसिपल अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे हमने लोन लेना है और लोन फिर हमारी आवाम पे करेगी अपने टैक्सेस से, तो उस लोन के बारे में मैं जरूर उनको कहूंगा कि यार जिनको आप दे रहे हो पैसे उनसे पहले पूछ लो कि क्या उनके पास मैंडेट है भी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे या ना करे। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन कि क्या वो रिप्रेजेंट कर सकती है, नहीं। और इसमें पैसा अवाम का है, पैसा पाकिस्तान का है। और ये याद रखिए, एक बड़ा गंदा ट्रैक है जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। उनका गंदा ट्रैक ये है कि उन्होंने आज तक नहीं बता सके कि वो जो पैसे बाहर गए थे जिससे फ्लैट्स खरीदे गए थे, जिससे सरेमल खरीदे गए थे, उन पैसों का आज तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया कि कैसा पैसा कैसे गया था। अच्छा, सेंटर साहब ये फरमा दिए कि अगर ये पीपल्स पार्टी, वैसे तो ताज साहब फरमाने के ऐसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन निजम सेठी साहब तो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी शामिल होगी काबीना में। अभी एक शराकत इख्तियार का एक फार्मूला जरूर है मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी भी शामिल होती है, तो आप को इस पर कोई इतराज नहीं, उनका तो एक फार्मूला है। या दोबारा भी सोच सकते हैं कि दोबारा कोई हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगर एक वक्त आता है और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आकर तो आगे चला जाए। अच्छा, इससे है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, सही है गलत है, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। वो ये था कि तकरीबन रात को 10 या 11 बजे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इन लोगों ने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है? अब इनको साथ ला के बिठा के जोरी से ये काम करवाने के लिए बाज लोग हैं जो मुतहर्रिक है, उन्होंने कहा कि ये कर लो। इन्होंने जब अबर तोड़ दिया तो वहां से अचानक वहां से एक कमिश्नर साहब ने बता दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के 4 और कमिश्नर भी दे देंगे, और अगर ये चीज सामने आ जाती है, चीज हो जाती है, तो एक के 17 सीटें हैं टोटल और दूसरे की 25 सीटें टोटल मिला के तकरीबन ये 40 सीटें या 42 सीटें बनती हैं। तो अब आप बताओ कि आप लोग करना है या हम लोग ये सीटें अनाउंस कर दें, उसमें ये फॉर्म 47 को खत्म करके जो एक्चुअल फॉर्म 45 है उस लिहाज से कर लें। तो वहां पे
इन सब चीजों के बावजूद जो अभी ताज साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम उनसे डिसएग्री नहीं, हम मतलब उनके साथ हम क्लैश करते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी क्लैश कर रही है। अब ये क्लैश करने वाली दो आइडियोलॉजीज मिल के मुल्क कैसे चला सकती हैं कि ड्राइवर कहता है राइट मुड़ना है, कंडक्टर कहता है लेफ्ट मुड़ना है। आप बताओ कि वो मुल्क कैसे आगे जा सकता है? और आपकी सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसका बेसिस फाइनेंशियल होता है। जब फाइनेंशियल में इतनी बड़ी इनके आपस में लड़ाई है, ये कैसे मुल्क चलाएंगे? मतलब ये कोई आप ये किसी का मैं आता हूं, मगर 16 महीने तो मिलकर चला लिया ना, मैं इस पर आता हूं। उसको चलाना कहते हैं ओसामा साहब, उसको आप चलाना कहते हैं। उसके बाद ही जैसा जो भी हुआ उसके बाद आपने वोट में देख ही लिया ना, जैसा भी चला लोगों ने अपनी राय दे दी। अच्छा, इसीलिए पीपल्स पार्टी भी रिलक्टेंट थी जो कुछ उसमें हुआ। ताज हैदर साहब, दो चीजें, एक तो ये फरमाइएगा कि आज हमने जो एहतजाज देखा उसके बाद काफी शेलिंग भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या एहतजाज से निपटने का यही तरीका है? आप क्या समझते हैं कोई और इसका हल नहीं है जो सिंध असेंबली के बाहर या कराची में आज सारा दिन हुआ, ट्रैफिक भी जाम रही? दूसरा ये फरमाइएगा कि शेर हसन मरवत साहब ने कहा है कि ये भी जरदारी साहब की तरफ से था कि तहरीक इंसाफ के लिए कि आधा वक्त हम, यानी 2.5 साल आप आ जाएं, 2.5 साल हम यानी ले लेंगे वजारत उज़्मा की पोस्ट, या इस तरह हम चला लें मुल्क। तो ऐसी कोई ऑफर गई थी सर? ये दोनों का जवाब दीजिएगा, एक तो एहतजाज और दूसरा ये ऑफर का। देखिए, जो हमारी सेंट्रल कमेटी हुई उसके फौरन बाद हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये हमारी पॉलिसी है, सपोर्ट हम कर रहे हैं इसलिए कि मुल्क में गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये शामिल हम नहीं हो रहे। दूसरी तरफ से इसरार था कि हम शामिल हों, हमारी तरफ से इसरार था कि आप अभी से कमिट करें कि कौन कौन से मंसूबे मुल्क में चलेंगे जिसमें कि पब्लिक सेक्टर जो है वो शामिल हो। अब इस इख्तिलाफ के बाद फिर जिस वक्त की सूरत हाल जो थी वो मजीद बिगड़ी, तो हमने कहा कि अच्छा भाई, एक चीज को हम हल करें, वो ये कि जी मुल्क में गवर्नमेंट हो और उसको मटीरियलाइज करें। हमने तो गैर मशरूत सपोर्ट की थी सिर्फ इस मकसद से कि ये मटीरियलाइज हो। उनका इसरार था कि हम हुकूमत में शामिल हो। बहरहाल हमने इसमें कोई ये नहीं कहा कि जनाब हमें, उनकी तरफ से ये भी ऑफर जैसा कि कहा जा रहा है, आपने फरमाया कि 2.5 साल एक हुकूमत कर ले, 2.5 साल दूसरा हुकूमत कर ले, हमने इसको भी रद्द किया और हमने कहा कि हम माशी मसाइल पे बैठेंगे और ये जरूरी नहीं है कि हम 100% सही हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि आप 100% गलत हो। तो बैठ के कोई अगर स्टेप बाय स्टेप तरीके निकलते हैं कि हम अवाम की सहूलत के लिए कुछ स्टेप्स ले सकें मरकजी हुकूमत में, तो हम इस पे बात करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। यही ऑप्शन जो मेरे लिए तहरीक इंसाफ की बात है वो ये है कि ऑप्शन तहरीक इंसाफ को दी गई थी कि 2.5 साल कर लेते हैं। जी जनाब, तहरीक इंसाफ के लिए भी क्या पीपल्स पार्टी की ऑफर थी या है कि आधा आधा वक्त जो है वो इस तरह से गुजार लिया जाए सेंटर में? तहरीक इंसाफ के लिए, नून लीग का तो हो गया। नहीं, हम तहरीक इंसाफ को वेलकम करेंगे किसी भी वक्त अगर बातचीत करनी है। हर चंद के उनके जो माशी नजरियात हैं वो वही हैं जो मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन अवाम के लिए अगर कुछ करना है और उस पर बातचीत करनी है तो हम, और सेनेट में हिमायू साहब बताएंगे कि बहुत से जो अवामी मसाइल आए हैं उसके ऊपर हमने और उन्होंने आपस में मिलके जो है वो बहुत से जो है रेजोल्यूशंस, बहुत से एक्ट वो हमने पास कराए। एक वक्त था कि इजलास नहीं बुलाया जा रहा था और उस वक्त भी हमने यानी जो रिक्विजिशन गई उस पे हमारे और इनके दोनों के दस्तखत थे। तो जो भी चीज है जो अवाम के मफाद में है उस पे न सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि हम कोऑपरेट भी करना चाहते हैं और हमारी तो इस्तदा यही है कि थोड़ा सा वहां पर चेंज ऑफ हार्ट हो, सिर्फ इतना कि हम और वो बैठ के बात करें और इकोनॉमिक इश्यूज पे जो भी हमारा मैनिफेस्टो है, जो भी हमारे चीजें हैं वो तजावीज हैं, उनको देख लिया जाए और उन बजट बनाते वक्त अगर उन तजावीज पे हिमायत की जाती है तो हम बहुत मशहूर हों। सही। लास्ट क्वेश्चन सेंटर साहब, ये फरमाइए कि
अभी ये दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने भी ये खबर अखबार में छापी है। अदील बड़ाइच बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कोई सहूलत नहीं है, कोई नरमी नहीं है 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए, और अब भी इसको जारी रखा जाएगा। जो नून लीग में खदशात थे कि शायद कोई रास्ता बन रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तनाजुर में आप क्या करेंगे? अब एहतजाज आपका इस तरह जारी रहेगा, सड़कों पर भी, इलेक्शन कमीशन में भी, अदालतों में भी, पार्लियामेंट में भी, आप इसी को परसू रखेंगे? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हमने किसी से कोई नहीं कहा कि वो हमारे ऊपर स्पेशल बर्ताव करे। अगर किसी शख्स ने 9 मई में कोई ऐसा नुकसान पहुँचाया है जो उसको नहीं पहुँचाना चाहिए था और उसके ऊपर हार्ड एविडेंस है, ऐसा एविडेंस जो इर्रेफ्यूटेबल हो, तो फिर आप उसको ज़रूर सज़ा दें। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी आपके पास एविडेंस नहीं है और आप सिर्फ़ जस्ट बिकॉज़ के वो उस वक़्त उस इलाके में उसको पाया जाता था, दैट्स नॉट द हार्ड एविडेंस, ठीक है? उसको आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी नहीं करेंगे, वो एक उस जगह पे था लेकिन ही वाज़ नॉट सीन क्या कह सकते हैं, डूइंग अ क्राइम। तो उस तरह के लोगों को और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को, या उस चीज़ के नाम पे 9 मई के वाक़ये के नाम पे बाज़ लोगों को जिस तरीके से कर रहे हैं, वो भी उतना ही गलत है जितना 9 मई का वाक़या गलत है। तो अगर मैं किसी बंदे ने कत्ल किया, वो गलत है, लेकिन उस बंदे ने कत्ल किया और आप उसके बेसिस पे उसके पूरे खानदान को कत्ल करना शुरू कर दो, तो वो भी उतनी ही गलत वो चीज़ होती है। तो ये इस चीज़ को एक चीज़ रखनी चाहिए। अब नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंपल ये कहती है कि देखो, हम लोगों का, इस अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। अगर हमें मैंडेट ना दिया होता, जो बिल्कुल हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आप मैंडेट दिए तो आप उसका रिस्पेक्ट करो। ये डेमोक्रेसी होती है। अगर आपने डेमोक्रेसी नहीं चलानी, तो फिर इतना बड़ा एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या था? अगर आपने मेरे जो एग्ज़ामिनेशन शीट जो है, उसमें मार्क शीट पे मुझे पहले ही 0 दिया हुआ है, तो आपने मुझे एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुज़ार क्यों रहे हो? मेरे शीट पे जो मैंने सही सवालात किए हैं, उनको सही करके भी उसके बाद आप मेरे मार्क शीट पे क्यों 0 रख रहे हो? ये तो टोटल नाइंसाफ़ी है। और अगर आप नाइंसाफ़ी करोगे, अगर आप ज़ुल्म करोगे, तो वो निज़ाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है कि वो निज़ाम नहीं चल सकता। कुफ़ार का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन वो ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकेगा। तो अगर आप ये ज़ुल्म कर रहे हो, तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। आप जो उल्टे लटक जाओ, ये निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि हज़रत अली रज़ी तआला अन्हो ने भी यही कहा है, दुनिया भी यही कहती है। अगर आप आप लोग किसी वजह से कहते हो कि यार नहीं, अभी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मैं रीसेंट डेमोक्रेसी में विंस्टन चर्चिल ने भी यही कहा था कि आर आवर जुडिशरी फंक्शनिंग, कोर्ट्स आर फंक्शनिंग। उन्होंने कहा यस, देन नोबडी कैन डिफीट अस। उसका मतलब यही था कि क्या निज़ाम अदल चल रहा है, ये नहीं चल रहा। देखिए, अगर आप मेरा हक मांगेंगे, हक गज़ब करेंगे, तो मैं कोर्ट्स के पास जाऊंगा। अगर कोर्ट्स आपसे हक वापस लेके, मेरा हक आपसे लेके वापस मुझे दे देते हैं, तो आप कोर्ट्स को कुछ नहीं कहेंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोर्ट्स मेरे साथ इंसाफ नहीं करता और जो आपने मुझसे चोरी किया माल है वो आप रखोगे अपने पास, तो फिर मेरे अंदर एक और नफरत आनी शुरू हो जाएगी, पूरे सिस्टम के खिलाफ नफरत आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ताज साहब, लास्ट क्वेश्चन। आज जो एहतजाज का बहस कर रहा था, सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज, कराची में एहतजाज होता रहा, इसको ऐसे लग रहा है जेयूआई लीड कर रही है, जीडीए भी है, जमात इस्लामी भी है। तो क्या फजलुर रहमान साहब के लिए कोई जगह बन सकती है? इसाक डार साहब ने तो कहा कि देर कर दी उन्होंने, और अब पीपल्स पार्टी के साथ मामला चल रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं फजलुर रहमान साहब की, लेकिन पीडीएम के दौर में वो इकट्ठे रहे। तो उनके लिए कोई गुंजाइश है काबीना में? कुछ इस तरह की बात हो सकती है फजलुर रहमान साहब के हवाले से? सर, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, वो मामला मुस्लिम लीग का और उनका है। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को, हम उसमें काबीना में शामिल नहीं, कि उन दोनों का मामला है। और जहाँ तक एहतजाज की बात है, शायद आवाज आप तक आ रही हो, मेरे दफ्तर के सामने एहतजाज हो रहा है। और यही है कि एहतजाज का हक हर एक को है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लेना, इंतशार फैलाना, उससे सियासी लोगों को कम से कम गुरेज करना चाहिए। और यही मैं हर जमात से कहना चाहता हूँ कि गुफ्त शनीद से तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। 2018 के इंतखाबात हुए थे, उसके बाद भी हमारा ये था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत बड़ी धांधली हुई थी, लेकिन ये कि अगर सियासी जमातें आपस में बातचीत करती रहती हैं और एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाती हैं, तो मेरे ख्याल से जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकतें हैं, उनको रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
ताज हैदर साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप दोनों वक्त दिया सर, बड़ी इनायत, बड़ी मेहरबानी सर, सो काइंड ऑफ यू।